हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेज। जैसा आप जानते हैं कि अभी जो रिजल्ट आया है फाइनल का, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके एक्सपेक्टेड मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए, मतलब बहुत कम आए हैं। जिसने सोचा था 50-60 तो आ ही जाएंगे, उनके 10-12 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80-90 सोचे थे, उनके बहुत मार्क्स कम आए, उनके 40-30 आए। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने मार्क्स हमारे नहीं आते। ठीक है, नो डाउट स्टूडेंट को लगता होगा कि सर इंस्टीट्यूट की गलती है, उन्होंने कॉपी ढंग से चेक नहीं करी। ठीक है, मे बी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हो सकता है वो रीजन हो सकता है वो रीजन ना हो। पर सवाल ये है कि हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, और जिस बारे में कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में सोच के कोई फायदा है नहीं, राइट। हाँ, पर एक चीज जरूर है कि उस एक्सपेक्टेशन के पूरा ना होने में कहीं ना कहीं हमारी गलती भी रहती है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि टीचर है, टीचर को तो लगता है कि यार बच्चे की गलती रही होगी, नहीं। हमने कुछ स्टूडेंट्स की कॉपियां मंगाई थी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, और उन कॉपियों से हमें पता चला कि जो बेसिक क्वेश्चन थे, और जो हमने क्वेश्चन बाद में पुटअप करे उसी स्टूडेंट के सामने कि भाई तुम्हें आता है ये क्वेश्चन, उसने कहा आता है, ये जवाब है। पर जबकि उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी थी उसमें उसने अलग आंसर लिख रखा था। ठीक है, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उनको आंसर आ रहा था फिर भी उन्होंने गलत आंसर लिखा हुआ वहां पे। देखिए, इसमें कई बातें हैं। हो सकता है उस टाइम पे आपने क्वेश्चन को अलग सेंस में समझा हो, इसलिए आपने उसका अलग आंसर दे दिया हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम की वजह से आपने क्लिक कहीं और किया हो और क्लिक कहीं और हो गया हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं, राइट। यस, कई बार क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछता हूँ, आप बताइएगा कि उसमें क्या है। मानिए एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, ध्यान से सुनिएगा। एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, और उस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे दो बातें पूछ सकता है। एमसीक्यू फॉर्मेट की बात करूं तो, या तो आपसे बोलेगा कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इस साल के दौरान, वो बताइए। ठीक है, या आपको बोलेगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बताइए। दोनों ही सिचुएशन में आपको डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बोलो, एम आई राइट? यस सर। है ना। अब उसने पूछा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बताइए। ठीक है, आपके दिमाग में घूम रहा था डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, आपने क्या किया, फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं बनाया, फटाफट जो ओपनिंग जोड़ दिया, क्लोजिंग एडिशन जोड़ दिया, जो बेचा वो घटा दिया और डेप्रिसिएशन निकाल के छोड़ दिया, और बस आपकी नज़र में हो गया कि मेरा क्वेश्चन सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन निकाल के हाईलाइट करके छोड़ दिया। समझिएगा बात को। आप एग्जाम हॉल से बाहर आए, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि अरे वो फोर्थ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 4,40,000 आ रहा था क्या? वो कहेगा बिल्कुल आ रहा था 4,40,000 रुपए। ठीक है, तो आप और श्योर हो गए कि हाँ अब तो मेरा डैम श्योर है कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और ठीक है भी। पर दिक्कत यह है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा था, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। आप क्या बता के आए, डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? तो वहां पे आपका नंबर कट जाएगा, वहां पे आपका नंबर कट जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे इतने कम नंबर क्यों आए। ठीक है, तो कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डील करना है। तो एक तो पेपर जब भी हम करेंगे तो हम कोशिश ये करें कि पेपर को पढ़ें, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ें। ठीक है, अब पेपर ढंग से क्यों नहीं पढ़ पाते, उसके भी लॉजिक हमारी इस पढ़ाई के दौरान ही होते हैं। आपने जहां भी पढ़ा होगा, क्लासेज ली होगी या सेल्फ स्टडी करी होगी, तो आप अगर एक गलती ऐसी है जो अगर आप करेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका आंसर गलत रहेगा। वो क्या, देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो मॉड्यूल से पढ़ते हैं। आप में से भी पढ़ते होंगे काफी लोग मॉड्यूल से, पढ़ते होंगे ना। यस सर। हाँ, अब मॉड्यूल में क्या है, हमारे मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, सिर्फ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। और इलस्ट्रेशन में क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, राइट। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, और ऐसा नहीं उनको आ नहीं रहा, आपको लगा कि सैलरी लिखनी चाहिए, आपने देखा लिख दिया,
डी ए जोड़ना चाहिए, आपने देखा जोड़ दिया, तो एट दैट टाइम आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरे से हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, ठीक है। पर आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी कि आप सिर्फ क्वेश्चन मिला पाओगे, कर नहीं पाओगे। अगर मैं आपके सामने वैसा का वैसा कोई क्वेश्चन अनसोल्व रख दूं तो वो आप गलत कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी हैबिट ऐसी बन चुकी है मैच करने वाली, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, तो वो कॉन्सेप्ट सबसे गड़बड़ कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट ये कि आप में से काफी लोग ऐसे भी करते होंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप, ग्रुप स्टडी होती है, जैसे क्लास में भी बैठे हैं तो दो लोग साथ में बैठे हैं, तो जैसे ही टीचर क्वेश्चन कर रहा होता है आपका पूरा ध्यान होता है बोर्ड की तरफ और आप कुछ क्वेश्चन को नोट करने में लगे हुए रहते हैं। बोलो हाँ या ना, कि जो फटाफट लिख लूं, ऐसा कुछ ना हो, कुछ रह ना जाए कि सर लिखवा दे और मैं ना लिख पाऊं, हमारा पूरा ध्यान उस पर रहता है, ठीक है। उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं या इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते कि सर ने लॉजिक क्या बताया था उसके पीछे, ठीक है। सर ने जो लिखा वो सब हमने लिखा, पर सर ने उसके पीछे लॉजिक क्या बताया था वो हमने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि हमारा ध्यान लिखने की तरफ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आपको पहले लॉजिक बताया जाएगा, आपको समझना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आप मान के चलिए 20% 30% क्वेश्चन तो आपका वहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। दिक्कत आती है क्वेश्चन को समझने में, ओके। चलिए, तो ये सब बातों को हम ध्यान रखेंगे और इसके हिसाब से हम बढ़ेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे लगभग 40 लेक्चर्स लेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अगर अपने को लगेगा कि बेटरमेंट के लिए 2-4 लेक्चर और लेने हैं तो हम और भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट और फाइनल, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटर वाला पोर्शन भी कवर होता है और फाइनल वाला पोर्शन भी कवर होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरा कंटेंट उसमें कवर करके दूं, ठीक है, पर उसके लिए आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर टॉपिक को डिटेल में जान सकें, ठीक है। पर जो भी काम की बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं बिल्कुल डिटेल में लूंगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ही आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ओके। अब बताइए किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सर टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे? टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे क्या? बिल्कुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। जब अपना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 टेस्ट हम आपके ले लेंगे 100 मार्क्स के। छोटे छोटे टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट बहुत बार नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं, ठीक है। या तो अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंट कर देते हैं, और कम मार्क्स आते हैं तो आपको वहीं पे क्या कर देते हैं, डिमोरलाइज कर देते हैं। तो इसलिए हम छोटे टेस्ट नहीं लेंगे, कंप्लीट कोर्स होने के बाद 100 मार्क्स के 2 टेस्ट लेंगे। ओके सर, ओके सर। एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए भाई, कुछ नहीं है तो आगे चलते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सर हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर नंबर 16, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉज, ठीक है। ओके, अब पढ़ने का कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा, है ना, पढ़ने के कुछ टिप्स। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप बताइए हम कैसे पढ़ें, है ना, या शॉर्ट सक्सेस हो जाए, एक अटेम्प्ट में निकल जाए, क्या करना चाहिए। अब वो कोई लिस्ट नहीं है बेसिकली, वो चीज़ें क्या होता है हम जब पढ़ाते रहते हैं तो ध्यान आती रहती है, तो वो चीज़ें आप लिख लेना एक डायरी में अलग से, जब जब हम बताएं। फॉलो करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है, पर करना होगा तो आप ये मान के चलिए सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली टिप मैं आपको आज दे रहा हूं, वो आप लिख लेना। डू नॉट सेलेक्ट टॉपिक। पहली टिप ही क्या है, डू नॉट सेलेक्ट टॉपिक। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है फाइनल के डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर भी वो इतना कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि सर 30 मार्क्स का हम पढ़ लेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन, 20 मार्क्स के हम केस लॉ पढ़ लेंगे, हो गए 50,
एक बीएनपी और एक कैपिटल गेन पढ़ लेंगे। 70 मार्क्स का हम पढ़ के जाएंगे सर, 40 तो आ ही जाएंगे, समझ रहे हैं? इस तरीके की कैलकुलेशन बैठाते हैं। या फिर सर इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लेंगे, उसके साथ में ये मिला लेंगे, वो मिला लेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर सेट करने वाले आप थोड़ी ना है। क्या पता वो जिस टॉपिक को आप 0 समझ रहे हैं वो उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, जिसमें से आप समझ रहे हैं कि पक्का है 10 मार्क्स का, उसमें से कुछ ना दे, समझ गए? तो अधूरी तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? तो पहली टिप यही है, डू नॉट सेलेक्ट टॉपिक्स। कोई भी टॉपिक का सिलेक्शन नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए इंटर में हमारे पास पोर्शन है बहुत बड़ा, इंटर में भी हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन है। आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा क्या वो आपको याद है? एक बार ये बता दीजिए। आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा या अभी फाइनल में इंटर वाला कोई पोर्शन पढ़ा तो क्या वो आपको याद है? सर थोड़ा बहुत तो है, लेकिन रफ आइडिया है। ओके, ठीक है। और बाकी लोग? इस बार क्या है, इस क्रैश कोर्स के अंदर बहुत से लोग रिकॉर्डेड लेने वाले हैं। ठीक है, काफी लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड के लिए उन्होंने बोला है, क्योंकि सबका ऑफिस टाइमिंग है। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन है वो जवाब देते रहें। चलिए भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इंटर वाला पोर्शन भी मैं इसमें फास्ट फॉरवर्ड में लेने वाला हूँ, ठीक है, ताकि कहीं पे भी ये ना लगे कि सर कोर्स करके भी हमारा कुछ रह गया। अगर ये फीलिंग आ जाती है ना कि मेरा कुछ बाकी है, तो बस उसके बाद गड़बड़ हो जाता है काम। ठीक है, तो चाहे 5 मिनट ही क्यों ना ले, एक चैप्टर ही 5 मिनट में हो जाए चाहे, पर करेंगे जरूर, समझ गए? ऐसा कॉन्सेप्ट मेरा है कि मैं चाहे एक चैप्टर को 5 मिनट में ही करवा दूं, करवाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा कुछ नहीं, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं सर। और ये मान के कर रहा हूं मैं तो कि आपको बहुत कुछ नहीं आता है, आता है बहुत कुछ नहीं आता है। तो सुनिए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इंडिया में टैक्स सिस्टम क्या है। तो सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने हमारी गवर्नमेंट को बोला कि सर आपको देश चलाना है और देश चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, पैसा क्यों चाहिए होगा सर? क्योंकि हम आपको बहुत सारे काम देने वाले हैं। आपको सड़कें बनानी हैं, आपको ब्रिज बनाने हैं, आपको पार्क्स बनाने हैं, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, साथ में गरीबों को राशन, बिजली, पानी ये सब प्रोवाइड करना है, मेडिकल एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे काम हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, और हमें पता है कि इन सारे काम के लिए पैसा लगने वाला है। तो पैसा लगने के लिए आएगा कहाँ से, उसका सोर्स भी हम आपको साथ के साथ बता देते हैं। आप क्या करिए, आप पब्लिक से टैक्स चार्ज कर लीजिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा है या जो अच्छा कमा रहा है उससे हम टैक्स ले लेंगे, ठीक है, और उसको जिसको ज़रूरत है उस पर खर्च कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा देश चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से? मेन सोर्स है गवर्नमेंट का टैक्स। बाकी भी सोर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ बिजनेस करती है, कुछ लाइसेंस देती है, इनसे भी तो कमाती है। यस, तो इस तरीके से गवर्नमेंट अर्न करती है। अब सर बात आई कि सर टैक्स में कौन कौन से टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट 2 तरीके के टैक्स चार्ज करती हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शामिल है। अब आप जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को रखा गया, और इसको चलाने के लिए सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को रखा गया है, राइट? ओके सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर। डायरेक्ट टैक्स में पे करने वाला और बर्डन लेने वाला पर्सन सेम होता है, ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स पे करने वाला और बर्डन लेने वाले पर्सन अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप रिजल्ट चाहते हैं, समझिएगा ध्यान से, आप रिजल्ट चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो उसका बर्डन किसको लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा ना, किसी और सर के हमें खुद को। हाँ, नहीं सर। यस, तो उसका बर्डन आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट हो गया, ठीक है। पर आप जो पढ़ रहे हैं उसकी जो फीस लग रही है उसका बर्डन कौन लेगा? सर पेरेंट्स। लेंगे। तो ये इनडायरेक्ट हो गया कि पढ़ कोई और रहा है, पैसे कोई और भर रहा है, समझ गए? तो वैसे ही यहाँ पे है सर, इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, जो कमाता है वही भरता है,
तो इसको हम डायरेक्ट बोल रहे हैं एसएससी के ऊपर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे जीएसटी अपन एग्जांपल ले, तो हम क्या करते हैं, हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, शॉपकीपर को पैसा प्लस टैक्स, ठीक है, जो कमोडिटी है उसका पैसा प्लस टैक्स, ये दो चीजें हम उसको दे के आ जाते हैं। उसमें से कमोडिटी का पैसा तो वो रख लेता है और जो टैक्स का पैसा वो गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को दिया किसने, शॉपकीपर ने, जबकि जेब से किसकी गया, हमारी। तो ये हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट हमसे सीधे ना लेके इनडायरेक्टली ले रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके के टैक्स बेटा हमारे इसमें आ जाते हैं। ओके सर, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, ऐसा पढ़ा होगा आपने इंटर में। इसका मतलब है सर कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता है। ठीक है, इसका सबूत आपको मिलेगा एक तो स्लैब रेट के अंदर, आपने स्लैब रेट पढ़ी होगी ना कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%। तो इसका पहला एग्जाम्पल तो वही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, सरचार्ज पढ़ा होगा आपने। सरचार्ज के अंदर हम बोलते हैं कि सर 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ से ऊपर 37%। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसके नेचर का ही तो एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे बढ़ेगी इनकम वैसे वैसे बढ़ेगा टैक्स। ओके डन। आगे देखिए सर, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। तो सर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स तो आता ही आता है, इसके अलावा जैसे एसटीटी हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक सीटीटी होता है, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये वाले टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में ही इंक्लूड हो जाते हैं। हालांकि इनकी स्टडी हमें कहीं नहीं करनी, हमें जो स्टडी करनी है वो इनकम टैक्स की करनी होती है, राइट। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स हैं सर, पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, पर थोड़े टाइम पहले 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डाला, जीएसटी जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर अप्रोक्स 17 टैक्स को मिला के एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, वो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। ओके डन। तो ये दो तरीके का टैक्स सिस्टम, इसको टैक्स रेजिमा भी बोलते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं ये जो कोर्स लेने वाला हूँ इसमें मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। रेगुलर क्लास में मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ और इसमें मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं। तो इसमें मेरा तरीका ये रहेगा कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। लिखा हुआ तो सब नोट्स में है, फिर तो आप मेरे नोट्स ही ले जाते, वही पढ़ लेते, वो इनफ होता, ठीक है। पर इसको इस लॉजिक से समझाना कि चीज़ें आपके माइंड में उतर जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको डाउट रेज होता है आप पूछिए, अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स नॉट ए क्लास, इट्स ए डिस्कशन, ऐसा समझिए आप, तब ज़्यादा मजा आएगा। ओके डन। तो दो तरीके के टैक्स रेजिमा इंडिया में है, इसको टैक्स रेजिमा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आइए सर, आर्टिकल 265 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि सर अगर आपको पब्लिक से कोई भी वसूली करनी है ना, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। अगर बिना कानून के आप वसूली करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, अवैध वसूली। जैसे देखा है कई बार हाईवे पे कुछ लोग टोल वसूलने लग जाते हैं बेवजही, कोई टोल है ही नहीं वहाँ पे, टोल प्लाजा ऐसे ही खड़े हो गए ना, डंडा लगा दिया और बोले लाओ 20 रुपये पार्किंग के, 20 रुपये टोल के, वो अवैध हो जाता है क्योंकि उसको वसूल करने का राइट उनके पास किसी भी एक्ट में नहीं है। तो 265 यही तो कह रहा है कि सर अगर आपको किसी से कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो आपके पास कानूनन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बिना नहीं कर पाएंगे आप, राइट। ओके, तो इसी का ध्यान रखते हुए इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी, ये सब बनाए गए हैं ताकि उस टैक्स की रिकवरी की जा सके। ओके आगे आइए सर। अब सवाल ये आया कि हमें तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ठीक है, और उसमें भी इनकम टैक्स पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हम अलग से सब्जेक्ट हैं, अलग से टीचर हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। तो हम चलते हैं इनकम टैक्स की तरफ। अब इनकम टैक्स में एक पॉइंट उठता है, और हो सकता है आपके एमसीक्यू आ जाए कि इनकम टैक्स कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन के आंसर करें बेटा चैट बॉक्स में करें। अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन पूछना हो या डिस्कशन करनी हो, वो आप माइक ऑन करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इजी रहे, राइट। यस
तो सर डायरेक्ट टैक्स कौन लगाता है? तो सर डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब कई बार ये तो हमने याद कर लिया, पर कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती कि ये क्या लफड़ा है सेंट्रल और स्टेट का। तो मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको। देखिए, आप तो आम भाषा में ऐसा समझिए कि जो काम पूरे इंडिया में एक जैसा होता हो, जो काम पूरे इंडिया में एक जैसा होता हो, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक जैसा होता हो, वो मान के चलिएगा वो स्टेट सेंट्रल के अंडर में आता है। वो किसके अंडर में आता है? सेंट्रल के अंडर में आता है, इसलिए वो पूरे इंडिया में एक जैसा होता है। और जो काम स्टेट वाइज चेंज होता हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, वो काम क्या हो जाता है? वो स्टेट के अंडर में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। छोटा सा एग्जांपल सुनिए। सीबीएसई बोर्ड आप सब जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट? तो सीबीएसई बोर्ड पूरे इंडिया में एक जैसा चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन लगाता होगा इसको? इसको लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही हम बात करें राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, पंजाब बोर्ड, तो ये अलग अलग लगते हैं। तो कौन गवर्न करता होगा इनको? स्टेट गवर्नमेंट। तो वैसे ही अब हम आपसे पूछेंगे, इनकम टैक्स क्या पूरे इंडिया में एक जैसा है? बताइए, क्या इनकम टैक्स पूरे इंडिया में एक जैसा है? यस, बिल्कुल पूरे इंडिया में एक जैसा है। आप चाहे जयपुर में इनकम कमाइए, चाहे दिल्ली में कमाइए, चाहे मुंबई में कमाइए, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में कमाइए, आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगना है और वैसे ही टैक्स लगना है। ठीक है, कुछ एग्जम्पशंस हैं एरिया वाइज, वो अलग मैटर है। राइट, ओके। तो पूरे इंडिया में एक जैसा इनकम टैक्स लगता है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ओके, तो सर ये हमें कानूनन कहाँ पता चलेगा कि कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करती है? तो सुनिए, आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 246 ऑफ 7 शेड्यूल के अंदर गवर्नमेंट को 3 लिस्ट बना के दी गई है, जिसमें पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी काम लिखे हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी लिस्ट बनाई गई है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी काम लिखे हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। और तीसरी लिस्ट बनाई गई है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी काम लिखे हैं वो दोनों गवर्नमेंट मिलके करती है। राइट, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये कवर होता है। अब सवाल आया कि सर इनकम टैक्स का तो नाम आया है नहीं कहीं। तो है बेटा, लिस्ट बोला है हमने। लिस्ट में तो बहुत सारे नाम होते हैं ना, घर वाले आपको काम की लिस्ट देते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं। तो वैसे ही जब हमने गवर्नमेंट को काम की लिस्ट दी तो हमने भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी। उस लिस्ट के अंदर ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे काम लिखे होंगे ना। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, ये आपको याद करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये याद करना है, एमसीक्यू आ सकता है। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि आप इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। समझ गए? तो अगर आपसे इससे कोई पूछे कि इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास और कहाँ है, तो आप कहेंगे एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इनकम टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर नहीं है। ठीक है। ओके, बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो सर, मैंने बहुत लंबा ले लिया ना इसको पूरा। तो देखो क्या है, आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल किसका है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है। उसने 3 लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 मतलब 82 नंबर के काम पे ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है। समझ गए? बस इतनी सी तो बात है। ठीक है। तो टैक्स लगाने का पावर किसके पास? सेंट्रल के पास। क्यों? एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के हिसाब से ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है। हालांकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल को नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि सर इंडिया में अलग अलग रीजन्स में एग्रीकल्चर का क्वांटम जो है वो कम ज़्यादा है। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है। और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम है। समझ गए? तो फिर सब जगह टैक्स अगर एक जैसा लग जाएगा तो गलत हो जाएगा ना।
तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। तो फिर किसके पास है सर? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और वो है एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर दिया हुआ है कि जो भी स्टेट एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाना चाहे लगा सकता है, उसके लिए उसे स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में पावर दिया जा रहा है। हालांकि आज की डेट में इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट? स्पीड में अभी बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, थोड़ा फ्लो में आने के बाद स्पीड फास्ट करेंगे, अभी मैं स्लो लेके चल रहा हूँ। ओके, कोई डाउट है तो आराम से पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाइए सर, आर्टिकल 246A। जीएसटी जब लगाया गया तो इस नए आर्टिकल को इंसर्ट किया गया और जीएसटी के बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी गया। आगे आ जाइए सर। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, आपने पढ़ रखा है इंटर के अंदर, अगर आपको इनकम टैक्स को समझना है तो 6 चीजों को समझना बेहद जरूरी है। पहली चीज क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरी चीज है इनकम टैक्स रूल 1962। तीसरा है फाइनेंस एक्ट 2021। यस, आपके ऊपर 2021 ही लगेगा, दिसंबर में जिनका एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा नोटिफिकेशंस, उसके अलावा सर्कुलर्स, ठीक है, और उसके अलावा जुडिशियल डिसीजंस। अब ये नाम आपने काफी बार पढ़े होंगे, पर क्या कोई बता सकता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है, या फिर किस में क्या दे रखा है? बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा कोई बता सकता है क्या? कि सर ये नाम तो हम हर बार पढ़ लेते हैं, हर अटेम्प्ट में, इंटर में, फाइनल में पढ़ लेते हैं, पर इसमें है क्या? ये क्यों दिए ये चीजें, इतनी सारी क्यों बनाई, एक ही बना देते। फोर्थ का पता है, नोटिफिकेशन का पता है, ओके, और बाकी का? और नो बोलिए। सर, चार चीजों का पता है चार इनमें चीजों से। का पता है, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, ओके ओके ओके। और बोलिए। तो सर इन पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? अच्छा यस, बिल्कुल आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या इनका मतलब है और इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, इनकम टैक्स एक्ट। देखिए किसी भी काम, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए पार्लियामेंट्री असेंट की जरूरत होती है। तो पार्लियामेंट्री असेंट लेने के बाद इनकम टैक्स एक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, अब जब इसको बनाया गया तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस लिखे गए और उन सेक्शन के अंदर प्रोविजन लिखे गए। तो मेन मुद्दा है प्रोविजन का, कि इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन लिखे हैं जिनके हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में ये आ सकता है कि सर इसमें कितने सेक्शन है, तो आपको याद रखना है कि इसमें 298 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन इसमें कवर होते हैं। ठीक है, 14 शेड्यूल्स हैं, पर ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। पूछने वाला क्वेश्चन है कि कितने सेक्शंस हैं, तो आप बोलेंगे 298 सेक्शंस हैं। क्या ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है? यस, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। सर ये बोलने का क्या लॉजिक हुआ कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है क्या? देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था, तब बहुत से कानून ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे। दैट्स वाई हर एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि वो एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट नाउ सेक्शन 370 हटने, आर्टिकल 370 हटने के बाद में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से अब हर कानून पूरे इंडिया में ही लगता है। ऐसा कोई कानून नहीं बचेगा जो जम्मू एंड कश्मीर में ना लगे। ठीक है, पर इनकम टैक्स तो हमेशा से ही पूरे इंडिया में लगता हुआ आया है, तो आपका आंसर होना चाहिए विथ एप्लीकेबल टू होल इंडिया। ओके, आगे आइए। इनकम टैक्स रूल्स। सर ये इनकम टैक्स रूल्स क्यों बनाते हैं? देखो, रूल्स बनाने का भी एक लॉजिक है, आप ऐसे समझिए। अगर आपकी जो बुक है फाइनल की, अभी इसके अंदर इंटर का कंटेंट पूरा डाल देते हैं, फाइनल का कंटेंट पूरा डाल देते हैं, तो बताइए क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और बहुत लेंथी हो जाता काम? यस, बहुत लंबा काम हो जाता। तो हमने क्या किया
कि फाइनल वाला पोर्शन तो फाइनल की बुक में डाला, इंटर वाले पोर्शन को उसमें डाला नहीं, ठीक है, पर जहाँ पे जरूरत पड़ती है हम वहाँ से देख लेते हैं। बोलो ऐसे करते हैं क्या? अगर फाइनल वाले सिलेबस में इंटर वाले पोर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना? यस। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम एक ही एक्ट में सारी चीजें डाल देंगे तो उसको पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो चीजें कम काम आने वाली है या जिनमें बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट है उनको हम रूल्स में डाल देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, एक नई बुक बना देते हैं इनकम टैक्स रूल्स के नाम से और उसमें डाल देते हैं। समझ गए? उस रूल का जो रेफरेंस है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे अपने पढ़ा हुआ है कि रूल 3A में स्पेसिफाइड डिजीज लिखा हुआ है, पढ़ा है ना? रूल 3A के अंदर स्पेसिफाइड डिजीज लिखे हुए हैं। रिडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी को स्पेसिफाइड डिजीज है तो उसको छूट मिल जाएगी, पर वो स्पेसिफाइड डिजीज क्या है ये रूल 3A में लिखा हुआ है। और रूल 3A कहाँ है? इनकम टैक्स रूल में डाल दिया। तो इसलिए हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो हम रूल्स में जाके देख लेंगे। समझ गए? तो इसलिए ये बनाए जाते हैं ताकि शॉर्ट रहे, हमारा जो एक्ट है वो सुलझा हुआ रहे, आसान रहे। ओके, आगे आइए। नेक्स्ट है एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये क्या है इसको समझिए। देखिए फाइनेंस एक्ट कभी नहीं होता है, सबसे पहले फाइनेंस बिल होता है। सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंस बिल होता है। जब बजट पेश किया जाता है तो बजट के अंदर फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है और फाइनेंस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है, जिसमें आने वाले साल में हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंज करने वाले हैं उसको लेके भी जानकारी होती है। ठीक है, अब जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा वहां पे दोनों जो हाउसेज जिसको बोलते हैं उनकी असेंट लेगा। असेंट लेने के बाद ये बिल एक ऐसे पर्सन के पास जाता है जो कि इंडिया में ना तो आम नागरिक है और ना ही गवर्नमेंट का हिस्सा है। बताइए है क्या कोई ऐसा इंसान? इंडिया में कोई ऐसा पर्सन है क्या जिसको आम आम पब्लिक भी नहीं बोल सकते और गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बोल सकते? है या नहीं है? बिल्कुल है सर। कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है भाई? फर्स्ट सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को आम आदमी बोल सकते हैं क्या आप? क्या प्रेसिडेंट सर को आम आदमी बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। क्या इन्हें ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अधिकारी है? नहीं, आप ये भी नहीं बोल सकते। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि हायर अथॉरिटी पे है। तो हमने तो सर इनका तो फिर सहमति ली नहीं ना, पब्लिक की सहमति तो हमने ले ली। जब हमने एमएलए एमपी को पूछा और एमएलए एमपी ने कहा ओके, तो क्या इसका मतलब हमने पब्लिक की असेंट ले ली? एमएलए को हाँ बोलने का मतलब क्या है कि उसके एरिया के हर लोगों की हाँ है, ऐसा ही तो होता मतलब। तो हमने एमएलए एमपी को पूछ के पूरे इंडिया की पब्लिक को पूछ लिया। लोकसभा और राज्यसभा में रखा तो सारे नेताओं को पूछ लिया, पर प्रेसिडेंट सर को तो पूछा ही नहीं। तो फाइनली ये कहाँ जाएगा फाइनेंस बिल? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट इस फाइनेंस बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर करते हैं तो ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बन जाता है? बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से फाइनेंस बिल आता है। नेक्स्ट आइए नोटिफिकेशन। आपके एग्जाम में सिर्फ एक पॉइंट इसमें पूछ सकते हैं कि नोटिफिकेशन इश्यू कौन करता है? नोटिफिकेशन इश्यू कौन करता है? तो आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन इश्यू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इश्यू करता है नोटिफिकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है सर। ठीक है, सर्कुलर्स। अच्छा, नोटिफिकेशन होते क्या है सर? जब गवर्नमेंट को कोई रूल बनाना हो, कुछ जानकारी देनी हो, राइट, तो वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट पॉइंट आया सर सर्कुलर। सर व्हाट इज सर्कुलर? देखिए सर्कुलर का मतलब क्लैरिफिकेशन भी होता है और क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए किसी बात को लेके कोई गलत फहमी हो गई, ऐसा समझिए
किसी बात को लेके कोई गलतफहमी हो गई, तो वो गलतफहमी दूर कौन करेगा, ये बताइए। वो गलतफहमी दूर कौन करेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन का जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, वही करेगा। बताइए, अगर मेरी कंपनी में मेरे दो एम्प्लॉय के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और वो आपस में झगड़ने लग जाए या कोई गलतफहमी हो जाए, तो उसको दूर कौन करेगा? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर होगा। तो वैसे ही अगर इनकम टैक्स के मैटर को लेके किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी, एम्बिग्युइटी का मतलब होता है कि कोई दुविधा हो जाए, दो मतलब निकलने वाली बात हो जाए, तो इन दैट केस सीबीडीटी को आगे आना होता है और सीबीडीटी आगे आके सर्कुलर इशू करता है जिसमें वो उस डाउट को रिमूव करता है। वो लिखते भी है, इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट, ठीक है, कि हम ये क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो होते हैं सीबीडीटी के सर्कुलर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्कुलर इशू कौन करता है, आप कहेंगे सर सीबीडीटी करती है। एंड लास्ट वन, जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है कि सर जितने मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, तो उन कोर्ट का जो डिसीजन आता है, वो डिसीजन भी एक तरीके का प्रोविजन बन जाता है जब तक उसके लिए नया प्रोविजन ना आ जाए। मतलब कि अगर किसी के केस में कोई जीत गया, मान लीजिए मेरा पड़ोसी किसी केस को जीत गया और वही घटना कल मेरे साथ होती है, तो मैं उसके जीते हुए केस की कॉपी लगा के और अपना केस जीत सकता हूँ। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? डन। अब सर हमने 6 चीजें पढ़ ली और 6 चीजों के बारे में जान लिया कि होती क्या है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। तो देखिए, एक्ट तो बहुत बड़ा है, जैसे हमने कहा 298 सेक्शन है, तो बहुत बड़ा हो गया। अब इसमें सारे सेक्शन कैसे पढ़ें सर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1। सेक्शन 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन करता है किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल का। सेक्शन 1 जो होता है या रूल 1 जो होता है, वो सिर्फ उस एक्ट की क्या करता है, इंट्रो करवाता है कि सर मेरा नाम जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, मेरे अंदर 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल है, मैं पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता हूँ। ठीक है, ये बताना ये सेक्शन 1 का काम है, बस और कोई काम नहीं है। ओके, आगे आइए सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी है। क्या कोई बता सकता है कि हर एक्ट के अंदर, हर रूल के अंदर ये सेक्शन 2 में डेफिनेशन ही क्यों होती है? बताइए। देखिए क्या है डेफिनेशन डालने का लॉजिक, क्या है वो थोड़ा समझिए। बहुत से लोग क्या डेफिनेशन रट लेते हैं पर उनको लॉजिक नहीं पता कि डेफिनेशन यहाँ पे दी क्यों है। देखिए, जब आप कोई मूवी देखते हैं, समझना, मूवी तो सबने देखा ना, जिस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं वो पता हो कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है बेटा, बिल्कुल। देखिए, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर कोई भी करेक्टर दिखाने से पहले बता देते हैं कि ये करेक्टर कौन है भाई, ये हीरो का चाचा है, हीरो की चाची है, हीरो का भाई है, दोस्त है, ऐसे बताते हैं ना, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कराएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पर्सन कौन है। तो वैसे ही समझिए, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो इस पूरे एक्ट में बहुत बार काम आएंगे। आप सोचिए, क्या हर जगह हम ऐसा लिखें, एच पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एच पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या हर एक लाइन में मैं ये लिखूं? यस, वेरी गुड। क्या मैं हर पॉइंट के आगे ये लिखूं? नहीं सर, इतना लंबा लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। यस, तो इन्होंने बोला कि आप एक्ट वर्ड समझ लो। क्या बोला इन्होंने? एक्ट वर्ड पढ़ लो। तो जहां जहां पे अब हम फ्यूचर में एक्ट लिखेंगे, आप समझ जाना हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। ओके, यस। तो ऐसे क्या कर दिया जाता है, डेफिनेशंस दे दी जाती है कुछ चीज़ों की। जैसे असेसमेंट ईयर को डिफाइन कर दिया, प्रीवियस ईयर को डिफाइन कर दिया, एसएससी कौन है उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, और कौन सा टैक्स भरना है, पर्सन में कौन कौन आएंगे, ये सब डिफाइन कर दिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, राहुल ने कहा कि सर डेफिनेशन के बिना हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, जब मैं जानता ही नहीं किसी को, मुझे उसका नाम ही नहीं पता, मैं उसके बारे में बात कैसे करूँगा? समझ रहे हैं? तो ये सेक्शन का हमें नाम पता होगा, हम इसको समझेंगे तभी तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए सर, सबसे पहली जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है पर्सन की दी है सेक्शन 231 में। पर्सन मतलब क्या?
देखिए आम आदमी की भाषा में तो पर्सन आप और मैं हूँ, ठीक है, आम आदमी की भाषा में तो पर्सन आप और मैं हूँ, पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या है? इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब वो सारे लोग हैं जो अपने नाम से इनकम अर्न कर सकते हैं, जो अपने नाम से इनकम अर्न कर सकते हैं, उन सारे लोगों को इनकम टैक्स में तो आप शामिल करेंगे। तो पहला पर्सन कौन है उसके अंदर? सुनिए, फर्स्ट पर्सन इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोले तो कि सर मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो अकेला अपने नाम से काम कर रहा है तो हम उसे इंडिविजुअल ही बोलेंगे। आई बात समझ में? अगर कोई इंडिविजुअल अपने ही नाम से काम कर रहा है अकेले, जैसे प्रोप्राइटरशिप होती है ना, तो उसको भी हम इंडिविजुअल ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें पर्सन अकेला काम कर रहा है। तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर, ये सब इसी के टाइप्स हैं। तो मेन मुद्दा है कि इंडिविजुअल हमारा पहला पर्सन है। आगे आइए एचयूएफ के ऊपर। एचयूएफ क्या होती है? सर एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे, समझिए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू के लिए ही है, मुसलमान में और क्रिश्चियंस में, इन दो लोगों में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से बिजनेस कर सकते हैं, बट अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली जो भी होगी उसके नाम से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उसे लीगल पर्सन नहीं माना गया है। ओके, ठीक है। तो पहली खास बात तो ये हो गई कि ये एचयूएफ सिर्फ हिंदू ही बना सकते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस नहीं बना सकते। दूसरी बात, सर ये एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, ये एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, और जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो सारे मेंबर्स मिलके बांट लेते हैं। ठीक है, ओके, डन। बताइए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? एचयूएफ क्या होती है, इंडिविजुअल क्या होता है? नहीं। आगे है, ये फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म का मतलब बेटा पार्टनरशिप होता है, ये शॉर्टकट भी बता रहा हूँ मैं आपको। फर्म का मतलब ही क्या होता है? पार्टनरशिप। कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं और वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसमें उसको हम कहेंगे आपकी फर्म। अगर आप उसे रजिस्टर करवा लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में या एलएलपी 2008 में, बट अगर आप उसे रजिस्टर नहीं कराते हैं तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का एक समुदाय, ऐसे बोलेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है आपको। ओके, आगे देखिए। आगे बोला गया कि सर फर्म जो टैक्स देती है वो अपने नाम से देती है और अपने बिहाफ पे देती है, पार्टनर के बिहाफ पे नहीं देती है। पार्टनर अपना टैक्स अपने आप भरेगा, फर्म सिर्फ अपना टैक्स भर रही है, जो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है वो। बोलो आगे बात समझो। नेक्स्ट जो पर्सन है बेटा, एओपी और बीओआई। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर एओपी में क्या होता है कि जॉइंट वेंचर इसका मेन एग्जांपल है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और इसमें प्रॉफिट मोटिव भी होता है बहुत बार। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी लोगों का ग्रुप है, पर ध्यान रहे इसमें कोई कंपनी मेंबर नहीं बन सकती। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकते हैं, राइट? ओके। नेक्स्ट जो पर्सन है यहाँ पे वो है कंपनी। तो चाहे इंडियन कंपनी हो और चाहे फॉरेन कंपनी हो, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? बोलिएगा एक बार। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है बेटा, लोकल अथॉरिटीज, जिसमें जेडीए, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये सब चीज़ें कवर हो जाती है। एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी। एजेपी का मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी और मंदिर वगैरह हैं वो सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिला के कितने असेसी, कितने पर्सन हुए इनकम टैक्स में? बताइए, इनकम टैक्स में कितने पर्सन है टोटल? ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है, इनकम टैक्स में कितने पर्सन है? तो सर 7 पर्सन होते हैं इनकम टैक्स में। इंडिविजुअल जो अभी आपने सुना, एचयूएफ जो अभी आपने सुना, पार्टनरशिप फर्म, तीसरा, चौथा हो गया एओपी और बीओआई, पांचवा हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, छठा हो गया लोकल अथॉरिटी, और सातवां हो गया कंपनी। इस तरीके से 7% इनकम टैक्स में डिफाइन किए गए हैं। बिल्कुल राहुल, सही आपका जवाब, 7% इनकम टैक्स में डिफाइन किए गए हैं। आगे आया सर सेक्शन 2। सेक्शन 2 डिफाइन कर रहा है एसएससी को, कि एसएससी कौन होता है।
सर हर वो इंसान जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है उसको हम एसएससी बोल सकते हैं। अब एसएससी आप खुद हो सकते हैं, या किसी के बिहाफ पे आप एसएससी हो सकते हैं, या कोई आपके बिहाफ पे एसएससी हो सकता है, ये जरूर पॉसिबल है। ठीक है, आगे आइए पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रीवियस ईयर का मतलब है सर कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स आप किसी इनकम पे टैक्स कब लगाएंगे? जिस साल आप इनकम कमाते हैं उस साल, या उसके अगले साल? बताइए। जिस साल आप इनकम कमाते हैं उस साल या उसके अगले साल? नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम कमा रहे हैं, और असेसमेंट ईयर जिस साल हम टैक्स भरेंगे, भरने की लायबिलिटी आएगी। तो इस साल तो सर मार्च तक हम काम ही नहीं कर रहे थे, हम काम से ही नहीं निकल पा रहे थे, टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो पूरे साल तो हमने काम किया, और पूरे साल काम करने के बाद हमने हमारी जो बैलेंस शीट P&L जो भी बनाना था वो सब बना लिया, और बना के अब हम टैक्स भरने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, अब हम टैक्स भरने को तैयार बैठे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 31 तारीख तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे तो ऑडिट कैसे होगी? ठीक है, तो ऑडिट कैसे होगी? ऑडिट नहीं होगी तो रिटर्न कैसे जाएगी? पता कैसे चलेगा कितना टैक्स बन रहा है? ओके, तो इसलिए प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल किया गया है। ओके, आगे आइए सर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? सर प्रीवियस ईयर के जस्ट अगला साल असेसमेंट ईयर होता है, राइट? इसमें बताने की कोई बात नहीं है। ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना, ये कभी कभी आ जाते हैं कि सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़े, अगले साल का इंतजार करने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कैसा? सुनिए, शिपिंग बिजनेस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट लगा हुआ है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में लगा हुआ है तो उसे इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे अगले साल का टाइम नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए कि वो तो शिपिंग बिजनेस में है, थोड़े दिन इंडिया आया है, अपना काम करेगा, फिर चला जाएगा, सवारी लेगा, लगेज लेगा और चला जाएगा, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वापस आएगा या नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि इसको जाने से पहले ही इससे टैक्स वसूल कर लो। तो इसलिए इसको यहाँ पे एक्सेप्शन में डाला गया है कि जिस साल में ये इनकम कमाएगा उसी साल इसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। आगे आ जाइए सर। नेक्स्ट कह रहा पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, इसने लिखा नहीं है ये। अगर कोई इंडिया जा रहा है परमानेंटली आज, तो भैया 1 अप्रैल से लेके आज तक का टैक्स तो उसका बाकी है ना, तो वो हम उससे चार्ज करेंगे ऑन अक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट है एओपी और बीओआई। अगर आप कोई एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत काम करते हैं और इसी साल उस फर्म को वापस बंद भी कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपसे इसी साल टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा, आपको अगले साल का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, असेट ट्रांसफर टू अवॉइड टैक्स। अगर हमने टैक्स चोरी करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए अपनी असेट अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को या किसी को ट्रांसफर कर दी, तो इन दैट केस जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है उस पर टैक्स उसी साल में लग जाएगा जिस साल ट्रांसफर हुआ है, अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। एंड फाइनली एंड लास्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर किसी का बिजनेस बंद हो जाता है, अगर किसी का बिजनेस बंद हो जाता है तो डिपार्टमेंट उसको कहता है कि भैया तुम्हारा बिजनेस तो बंद हो गया, एक काम करो यहाँ तक का टैक्स दे दो आज तक का, ताकि हम भी आपका पीछा छोड़ें, राइट? तो ये ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको करंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इधर देखिए हमने कुछ पॉइंट और डाले हुए हैं, ठीक है, ये सारे कौन से हैं? ये सारे अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, कि अगर आप टैक्स चोरी करते टाइम पकड़े जाओगे तो फिर अगले साल का कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? तो अनएक्सप्लेन केस क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन मनी, ज्वेलरी, बुलियन, तो इनको तो आप सीधा सीधा ऐसा याद रखो, ब्लैक मनी। क्या याद रखो इसको? ब्लैक मनी, कि आपके पास जो भी ब्लैक मनी है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करके उसका टैक्स भर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने पकड़ा तो भी लगेगा ही टैक्स, उसमें आपको ये नहीं बोलेगा कि देखो भैया
हाँ बता देते हैं, अभी बताते हैं ना। इसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे, मानिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, है ना, किसी के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हो गई। अब रेड हो गई तो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब मिल गए। अब वो ये कहता है कि सर देखो आपने पकड़ लिया ना मेरे को इस साल, अब आप एक काम करो टैक्स अगले साल लेके जाना। तो बताओ ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। अरे भाई पकड़ लिया इस साल तो टैक्स भी इसी साल लगा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो कौन सा तुमने इस साल कमाया है, पुराना पड़ा है ना, तो उसका तो प्रीवियस ईयर कब का गया, समझ गए? तो इसलिए जिस साल पकड़ा जाएगा उसी साल टैक्स लगा देंगे। राहुल पूछ रहे हैं कि सर ट्रांजेक्शन टू अवॉइड टैक्स, ये असेट ट्रांसफर, हाँ ये वाला, कि सर ये क्या ट्रांजेक्शन है? देखो ये कह रहा है कि अगर आप कोई असेट किसी और के नाम कर देते हैं तो फिर उसको इसी साल टैक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए मेरे पास एक असेट है और मुझे उस असेट से इनकम हो रही है, ठीक है, और बहुत अच्छी खासी इनकम हो रही है। अब मुझे लगा कि यार ये मेरी इनकम तो पहले से बहुत ज़्यादा है और ये असेट की इनकम भी मेरे अंदर जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। तो मैंने वो अपनी असेट किसी और के नाम कर दी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। वाकई में मैं उसको नहीं दे रहा हूँ असेट, असेट मेरी रहेगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए वो असेट किसी के नाम कर दी, ठीक है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन अगर पकड़ा जाएगा, ऐसा ट्रांजेक्शन अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर सेम डेट पे ही टैक्स लग जाएगा, उस पर सेम डेट पे ही टैक्स लग जाएगा, समझ गए? यस। जैसे हमारे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी मशीन है, बहुत महंगी मशीन है, ठीक है, और मैं उसको ब्लैक मनी में ले तो आया, मैं उसको ब्लैक मनी में ले आया, पर मेरे पास उसका जवाब नहीं है कि पैसे आए कहाँ से, ठीक है, और मुझे पता चल गया कि इनकम टैक्स से कुछ लोग आने वाले हैं पूछताछ के लिए। तो हमने क्या किया, उस मशीन को बेच दिया, उस मशीन को बेच दिया। तो ऐसा कोई भी तरीका जिससे आप अपनी एसेट को किसी और के नाम कर रहे हैं ताकि आप टैक्स को बचा सके या चुरा सकें, तो फिर वो भी उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल पकड़ा जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई? ओके, तो बेटा ये थी पहली क्लास, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्पीड भी थोड़ी फास्ट रहेगी और ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक बार बता दीजिए अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो, और स्पीड सही है, समझ में आ रहा है आपको, बता दीजिए। नो डाउट? ओके, चलिए भाई फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। कल क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी दोनों को कवर करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन करेंगे सैलरी के और रेजिडेंशियल स्टेटस के। ज़्यादा नहीं करेंगे, देखो जैसे जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसका मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्यों? अब आप कहोगे सर इसके क्वेश्चन रहने दो ना, ये तो हमें आता है। अरे आता तुम्हें सब कुछ है, आता तो तुम्हें सब कुछ है, पर हम क्रैश कोर्स ही क्यों कर रहे हैं, ताकि सब चीज़ आपकी गो थ्रू हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कल इसका और एक क्वेश्चन सैलरी का ये जरूर करवाऊंगा, ओके। चलिए, क्योंकि लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में बेटा 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था रेजिडेंशियल स्टेटस में, समझ रहे? 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यस। ओके, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू।